नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बातें होंगी उत्तराखंड की। 23 मार्च को धामी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। न्यूज 18 से सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगे का रोड मैप भी बताया। मंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। 23 मार्च को सरकार को 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। सर, इस 3 साल की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो हमारी पार्टी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर हमको दोबारा से सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से, काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, विकास के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमने देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। हम पहले पायदान पर आए। रोजगार के मामले में हमने नकल का कड़ा कानून लाकर 20,000 से अधिक नियुक्तियां हम कर पाने में सफल हुए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर। इसी प्रकार हम को ये गौरव प्राप्त हुआ कि देश के हम आज़ादी के बाद पहले राज्य के रूप में हम स्थापित हुए कि हमने जो देश की प्रतीक्षा थी, देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसके अतिरिक्त भू कानून, जो राज्य की धरोहर है, राज्य के संसाधन हैं, उनको कोई खुर्द-पुर्द न कर पाए, यहाँ का मूल अस्तित्व है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए। जमीनों का जो दुरुपयोग था वो किसी प्रकार से भूमाफिया न कर पाएँ। जिन प्रयोजनों के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई हैं या ज़मीनें ली गई हैं, उनका उपयोग उसी में हो, उसके लिए हमने भू सुधार की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। निवेश हमारा राज्य के अंदर अनवरत रूप से चलता रहे, जिससे कि रोजगार सृजन हो। इन्वेस्टर समिट हमने यहाँ पर की थी, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। 30 से अधिक नीतियाँ हमने राज्य के अंदर बनाई हैं और बहुत सारी नीतियों में हमने शिथिलीकरण भी किया है, जिससे कि हमारा निवेश किसी प्रकार से भी प्रभावित न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से निकले हुए शब्द, जो बहुत ही पुण्य स्थान, महादेव के स्थान, बाबा के धाम में निकले थे उनके मुख से, कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरे प्राणों प्रण के साथ काम कर रहे हैं। राज्यवासियों का लगातार हमको आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम ये संकल्प लेते हैं 3 साल पूरे होने के साथ साथ कि आने वाले 10 साल राज्य को सिरमौर बनाने के होंगे, राज्य को अग्रणी बनाने के होंगे। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे राज्य का नाम हो, हमारा राज्य पहले स्थान के राज्यों में हमारी गिनती हो, हर दृष्टि से हमारे राज्य का विकास हो। सर, 2022 में जो आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसके कुछ टॉप मोस्ट जो एजेंडे थे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, भू कानून हो, वो तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको क्या लगता है विजन डॉक्यूमेंट में कितनी बातों पर आप अभी तक उतर पाए इम्प्लीमेंट कर? हम देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो हमारा दृष्टि पत्र था, हमारा संकल्प पत्र था। उस संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र और हमारा वचन पत्र, ये हम पूरा करेंगे और हम उसको पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास हो। ऐसा नहीं है कि
जिन विधानसभाओं में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, हम उन क्षेत्रों की भी चिंता कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है। सर, इन 3 सालों में हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो कठोर नकल विरोधी कानून हो या फिर भू कानून हो। अगले 2 साल का धामी सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो 2025 का वर्ष है, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हम राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और ये रजत जयंती वर्ष है हमारा, और हम इसको रजतोत्सव के रूप में बनाएंगे। और ये वर्ष हमारा उपलब्धियों भरा वर्ष तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ हम हर चीज़ में मैं कहूँ कि फ्रंट फुट पर आकर हम सब राज्यवासियों को, हम लोगों को, सरकार को काम करना है। उसमें हमको सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि 25वें साल को जब हम मना रहे हैं तो वो हर प्रकार से हमारा जो है समृद्धि का वर्ष और उपलब्धियों का वर्ष होगा। सर, मान के चले कि 3 साल जो जश्न होगा नई कैबिनेट के साथ होगा। सारी संभावनाएं देखिए, सब अच्छे की बात है। हम लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा होगा। थैंक यू सर। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार को 23 मार्च को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये 3 साल उपलब्धियों भरे वर्ष के रहे और अगले जो 2 साल हैं कोशिश की जाएगी। उन्होंने राज्यवासियों से भी अपील की कि वो राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। और आज सीएम धामी दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि सीएम धामी का ये कहना है कि ये सामान्य दौरा है। तो हमारा, चूँकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड का हमारा स्वयं हम लोगों का ऑफिस है, वहाँ पर भारत सरकार है, तो अनेक अनेक अवसरों पर हमको जाना होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर न्यूज़ 18 से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार सीएम का अधिकार क्षेत्र है और वो जल्द ही फैसला लेंगे। भट्ट ने यह भी कहा कि कैबिनेट विस्तार में सामाजिक, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली तक नेता भागदौड़ कर रहे हैं। किन लोगों को वरीयता दी जाएगी इस मंत्रिमंडल में? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेकाधीन होता है। ठीक है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वहाँ का क्षेत्रीय परिधि का भी ध्यान रखा जाता है, जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है, और योग्यतम विधायक को ऐसा स्थान उसकी योग्यता उसमें प्राप्त हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व वार्ता के बाद यथाशीघ्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कब तक संभावना है? क्या इस महीने में हो जाएगा या अगले हफ्ते तक? क्या विचार बन रहा है पार्टी और संगठन का और सरकार का? नहीं, हमको लगता है कि बहुत जल्दी होगा और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी आने हैं और आगे चल के अन्य पार्टी की गतिविधियां क्या रहने वाली हैं? प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है। आपको भी चर्चा है कि आपको दोबारा रिपीट किया जा रहा है? देखिए, पार्टी के हमने संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से हमने अपने जिला तक के अध्यक्षों का चुनाव कर दिया है। 19 संगठनात्मक जिलों में से हमने 18 जिलों पर अपने अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। और अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की तिथि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक घोषित करेंगे, जिस दिन भी होगा उस दिन जिस भी कार्यकर्ता को अध्यक्ष के नाते नामांकन के लिए कहा जाएगा, वो कार्यकर्ता सर्वसम्मति उस पर बनेगी और उसके बाद कार्यकर्ता नामांकन करेगा। पार्टी एक सिस्टम से काम करती है और हमारा दल सब प्रकार की चर्चाओं के बाद निर्णय लेता है। जिस दिन भी निर्णय होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। दोबारा जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी जब काम देती है तो काम के लिए मना नहीं किया जाता है, और काम अगर पार्टी किसी और क्षेत्र में जोड़ देती है तो वहाँ भी व्यक्ति काम करता है। कोई महत्वाकांक्षा को लेकर और पार्टी के अंदर पदों की अपेक्षा रखना, ये कम से कम दल के अंदर चलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है और उत्तराखंड के अंदर अनुशासित संगठन है, तो मैं कह सकता हूँ निर्णय जो भी होगा वो सिरोधार्य होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले से ही दिल्ली में हैं। सीएम धामी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कोई बड़े फैसले जरूर लिए जा सकते हैं। इधर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की रोक लगाने वाले बयान के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी स्थानीय लोगों ने मांग की है, साथ ही पुरोहितों ने भी मांग की है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहां रोका जाए।
विश्व हिंदू परिषद ने धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि लगातार गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए कोई बड़ी समस्या खड़ा कर सकती है और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि चारों धाम में गैर हिंदुओं को पूरी तरह से बैन किया जाए। सनातन धर्म के लिए अक्सर है। केदारनाथ विधानसभा के विधायक माननीय रावत जी द्वारा भी केदारनाथ धाम में गैर हिंदू पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग करी है और विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा से करता आ रहा है, कोई नया भी विषय नहीं है। तो हम विश्व हिंदू परिषद चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और बद्री धाम में गैर हिंदुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। इस बार चारों धाम की यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। अभी से ही होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जहां 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और मई जून महीने के लिए धाम के आसपास के होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग और व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है, पर्यटकों का काफी उत्साह है इस समय मौसम भी बहुत खुशगवार है, ठंड है, बद्रीनाथ धाम में बर्फ है, जो लगता है कि यात्रियों को देखने को मिलेगा। और रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, तो लगता है इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यात्री आएंगे। का आगाज 30 अप्रैल से हो रहा है और यहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर अगर बात करें तो इस बार भी गत वर्ष की अपेक्षा तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ना निश्चित है और जिला प्रशासन इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़कों का काम जगह जगह पर जो स्थिति खराब थी वो ठीक होने दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण और सड़कों से मलबा हटाकर इसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों के साथ बिजली, पानी और दूसरी व्यवस्थाओं को जानने में जुटा है। चारधाम यात्रा में जो तैयारियां हैं उसमें प्रमुख तो हमारी कमीरडार से बद्रीनाथ तक का जो हाईवे है, जिसको NHIDCL और BRO मेंटेन करता है, उसके कार्यों का है कि वहाँ जितने भी सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स डेवलप हुए हैं उनका मरम्मत और डामरीकरण सड़क का समय से हो जाए। और बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों ने अपने टेंडर जारी कर दिए हैं, जो ओपन भी हो गए हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार चारधाम यात्रा है। ऐसे में सरकार भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और व्यवस्थाएं बनाने में जुट गई है, जिससे चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इधर बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। धाम में इस वक्त 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। धाम की बर्फ से ढकी हुई तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क मार्ग बंद है। मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इधर औली में नेशनल स्कीइंग स्नो बोट चैंपियनशिप कम बर्फ की वजह से रद्द करना पड़ गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में निराशा है। चमोली के खूबसूरत पर्यटक स्थल औली में इस साल होने वाले स्कीइंग स्नो बोट चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। पहले ये आयोजन जनवरी और फरवरी में तय हुआ था, लेकिन तब 38वें नेशनल खेलों के आयोजन की वजह से चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में खेलों के होने की उम्मीद थी, लेकिन खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में नेशनल स्कीइंग खेल आयोजित हुए, जिसकी वजह से औली में विंटर खेल नहीं हो पाए और बताया जा रहा है कि कम बर्फ की वजह से चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2024 में स्कीइंग खेलों का सफल आयोजन हुआ था। औली में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स को स्थगित कर दिया गया है,
जिसका कि मेन कारण है कि औली में बढ़ता तापमान की वजह से ये खेल अभी नहीं हो पा रहे हैं और हमारे पास लो ऑल्टीट्यूड पे इतना बर्फ नहीं है। बर्फ बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। खेलों के स्थगित होने के बाद खिलाड़ियों में निराश जरूर है, लेकिन अभी भी स्कीइंग खेल में रुचि रखने वाली खिलाड़ी औली के स्कीइंग ढालों पर जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। 4-5 लोग हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने 7 दिन का कोर्स लिया है और हमारे सर लोग भी हमको काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं और हम GMVN से कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़बारी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार बर्फ़बारी में और काफ़ी मज़ा आ रहा है स्लोप से नीचे आने में और लिफ्ट की भी व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मौसम की बेरुखी कहे या सिस्टम की अनदेखी, जिसकी वजह से स्कीइंग प्रतियोगिता रद्द हो गई। उम्मीद है कि अगले साल समय रहते खेलों का आयोजन होगा ताकि स्कीइंग खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम धामी ने मिनी बसों को फ्लैग ऑफ किया। ये बसें राजकीय प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में चलेंगी और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि इन बसों के चलने से स्कूली बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इससे पहले उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 13 आईएएस ऑफिसर्स के विभाग बदले गए, जिनमें अपर सचिव विनीत कुमार से नियोजन का दायित्व ले लिया गया तो अपर सचिव रीना जोशी को सीईओ स्वास्थ्य प्राधिकरण का जिम्मा दिया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो अपर सचिव गौरव कुमार को निदेशक शहरी विकास बनाया गया है। खबर चंपावत से, जहां बनबसा में पुलिस एनकाउंटर में एक स्मैक तस्कर घायल हुआ है। बताया जा रहा कि बीती रात चेकिंग के दौरान जगबूढ़ा पुल के पास स्मैक तस्कर ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी। उसे उधम सिंह नगर के नानकमत्ता का रहने वाला इसे बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम मंगा सिंह है, जिसे टनकपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया। म्यांमार में बंधक बनाए गए उत्तराखंड के 22 युवाओं को भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत वापस लाया जा सका। दरअसल देश भर के 530 युवा नौकरी की तलाश में बैंकॉक गए थे, जहां उन्हें बंधक बनाकर म्यांमार भेज दिया गया और उन्हें साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया। इन युवाओं में उत्तराखंड के भी 22 युवा थे। फिलहाल इन सभी युवाओं को भारत लाया गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने इनसे पूछताछ भी की है और सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया है। काफ़ी सारे इसमें भारतीय नागरिक जो कि साइबर स्लेवरी में वहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो वहाँ से बंधक थे साइबर स्लेवरी में, वो वापस उनको लाया गया और जिसमें से 22 लोग उत्तराखंड के थे और बेसिकली ये लोग विक्टिम हैं जो कि जिनको नौकरी का प्रलोभन देके वहाँ पे बुलाया गया था और वहाँ पर इनके द्वारा इनसे साइबर स्लेवरी कराई जा रही थी। उत्तराखंड में पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें सड़क किनारे या फिर पार्क में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ ये कैंपेन चलाया गया। जब शराबियों से पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर क्यों इस तरह से वो नियमों का, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो किस किस तरह के जवाब मिले, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों ऑपरेशन रोमियो लॉन्च किए हुए है, जिसके जरिए पुलिस ऐसे शराबियों और उपद्रवी तत्वों को पकड़ रही है जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।
पुलिस अभी तक ऐसे 800 से ज्यादा शराबियों को पकड़ चुकी है जो खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर शराबी अपनी मजबूरी पुलिस को गिना रहे हैं। अधिकतर शराबी बीवी और घर वालों से डरकर घर से दूर ढाबों या सड़क में खुलेआम शराब पी रहे हैं। घर में इससे माहौल खराब होता है पीने से, और घर वाले भी डांटते हैं, मम्मी पापा हैं या हमारी पत्नियां हैं, वो गुस्सा करती हैं कि तुम क्यों पी रहे हो। इसलिए कभी कभी हम बाहर ड्रिंक करते हैं तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें चालान वगैरह भी होते हैं। दरअसल नैनीताल जिले में पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर सार्वजनिक जगहों में सेफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर सड़कों, शराबियों दोनों पर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ हुड़दंगी भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कानून को ना मानने वाले भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा शराब पीने वाले सार्वजनिक स्थलों पे वो लोग भी इसमें ऑपरेशन रोमियो में हो सकते हैं। तो अभी तक की जो कार्रवाई है, पिछले कुछ महीनों में ही हमारे द्वारा 800 लोगों पे कार्रवाई करी गई है। इसमें इनको एक अलग लोकेशन पे इनका मेडिकल करा के उसके बाद पुलिस एक्ट में चालान किया जाता है। जाहिर है पुलिस की इस कार्रवाई से एक तरफ जहां खुलेआम शराब पीने वाले डरे हुए हैं, वहीं अपना घर भी इन्हें काटने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये कहीं भी दिल की हसरत पूरी नहीं कर पा रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार में अवैध मदरसे को सील किया गया। ग्रास्टनगंज ईदगाह में अवैध मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। सोमवार को तहसील प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और अवैध मदरसे को सील किया। एसडीएम का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। मदरसा मिला है जो बिना पंजीकरण के, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बिना सुविधाएं भी नहीं है, वो संचालित हो रहा था, तो तत्काल प्रभाव से जो है सीज कर दिया गया है। इधर हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर में जानवी मार्केट और हरिद्वार के बस अड्डे को शिफ्ट करने की बात सामने आने के बाद व्यापारियों ने विरोध जताने की रणनीति बना ली है, और ऐसे में सरकार के लिए योजना को परवान चढ़ा पाना आसान नहीं दिख रहा। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है। निकाय चुनाव में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर मुद्दा छाया रहा। हालांकि चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बीते सप्ताह हुई व्यापारियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग में योजना के तहत हरिद्वार के हर की पैड़ी के पास स्थित जानवी मार्केट को बस अड्डे पर शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से चल रही कई दुकानों को शिफ्ट किए जाने के बाद से व्यापारियों में रोष है। अचानक से इन्होंने हमारे ऊपर जो बम फोड़ा है कि जानवी मार्केट को शिफ्ट करके बस अड्डे पे हमें दुकानें दी जाएगी, हम उसके लिए एग्री नहीं हैं। और हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई है कि भाई हम मुख्यमंत्री के पास तक तो पहुंचने में हमें समय लगेगा, पहले हम यहाँ पे घेराव करेंगे। निगम में ही बातचीत हुई है हमारी, निगम में भी ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पिछले सप्ताह प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार पहुंचकर व्यापारी, गंगा सभा और अन्य वर्गों के साथ हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर मीटिंग की थी और योजना के तहत जानवी मार्केट के साथ मौजूदा बस अड्डे को शिफ्ट किया जाना है और सरकार की ओर से किराए की दुकान चला रहे व्यापारियों को दुकान देने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया, कहा कि 1 इंच भी टूटेगा नहीं। व्यापारियों ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद आज जब चुनाव हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद अचानक से शहरी विकास सचिव आके ऐलान करते हैं कि जानवी मार्केट को बस अड्डे पे और बस अड्डे को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। व्यापारी लगातार कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक योजना की डीपीआर तो सामने नहीं आई है। हालांकि सिर्फ जानवी मार्केट को शिफ्ट करने के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में योजना को परवान चढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।